चलो यार, आज 27 फरवरी हो गया ना, तो आज का करंट अफेयर देखो। पहला टॉपिक है रोल ऑफ एआई इन जुडिशियरी। ये इस बार के मेंस के लिए ना इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। अब क्यों इम्पोर्टेंट हो जाएगा वो छोड़ो, लेकिन इम्पोर्टेंट हो जाएगा। हो सकता है एआई और जुडिशियरी से वो क्वेश्चन पूछ ले, ठीक, कि कैसे एआई से इंडियन स्टेट जुडिशियल सिस्टम को और रिफॉर्म किया जा सकता है, ऐसे करके। तो एआई का जुडिशियरी में रोल हम पढ़े हैं, जनरलिस्टिक पॉइंट्स हैं हमारे पास। हम लिख सकते हैं इस आंसर को कि जुडिशियरी में एआई के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, एआई क्या क्या हेल्प कर सकता है जुडिशियरी को। अगर लिखने को कहा जाए तो जनरलिस्टिक पॉइंट हम लिखेंगे, लेकिन जब पूरा क्वेश्चन ही होलिस्टिकली एआई और जुडिशियरी से आ जाएगा ना, तो कुछ कंक्रीट पॉइंट हमारे पास होने चाहिए। तो वो कंक्रीट पॉइंट विथ एग्जांपल हम देख लेते हैं, ठीक। पहला देखो, कोर्ट इफिशियंसी इनहेंस्ड। कोर्ट का जो इफिशियंसी है वो इनहेंस हो जाएगा। कैसे इनहेंस हो जाएगा? तो देखो, एआई का यूज़ करके हम वॉइस से टेक्स्ट कन्वर्जन कर सकते हैं। जज जो भी डिसीजन दे रहा है, जज जो भी बोल रहा है, उनके आवाज़ को टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है एआई का यूज़ करके। शेड्यूल कर सकते हैं कि कौन सा केस पहले आएगा, कैसे शेड्यूलिंग होगी कोर्ट की, वो शेड्यूल हम एआई की हेल्प से कर सकते हैं। केस का प्रायोरिटाइजेशन कर सकते हैं कि कौन सा केस हाई प्रायोरिटी वाला है, किसको पहले ये देखना है, किसको बाद में देखना है। तो ये केस प्रायोरिटाइजेशन कर सकते हैं, और ये सब जब करेंगे तो हमारा बैकलॉग कमेगा और डिलेज कमेगा। अब कुछ चीज़ें होती है भगवान भी नहीं चाहते हैं कि ज़िंदगी में तुम कभी भूलो। मेरे लिए एग्जाम्पल देखो, एएसआर श्रुति, ठीक है, जो क्या करेगा, वॉइस से टेक्स्ट का काम करता है, मतलब ये ट्रांसलेट कर देता है। एएसआर श्रुति एक एआई टूल है जो वॉइस को टेक्स्ट में बदलता है, ठीक। इस एग्जांपल का ध्यान रखना। पहला पॉइंट, कोड की इफिशियंसी इनहेंस हो जाएगी। कैसे इनहेंस होगी वो तुमको हम बता दिए। तो ये हमारे पास स्पेशलाइज्ड जुडिशियरी के पॉइंट्स हो गए कि कैसे एआई जुडिशियरी को रिफॉर्म कर रहा है। पहला पॉइंट एग्जांपल दे दिए, एएसआर श्रुति, ठीक। दूसरा, लीगल रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन। एआई हमको हेल्प कर सकता है डाटाबेस को एनालाइज करने में। जुडिशियरी में, कोर्ट में तो कितने फाइल्स पड़े होते हैं, तो उस डाटाबेस को एनालाइज करने में एआई हेल्प कर सकता है। डिजिटल डॉक्यूमेंट हमारे लिए क्रिएट कर सकता है। रेलेवेंट सैच्यूट आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकता है। सैच्यूट मतलब हम पढ़ते हैं ना सैच्यूटरी बॉडी, और जो बॉडी सैच्यूट से बनता है उसको हम सैच्यूटरी बॉडी बोलते हैं। सैच्यूट मतलब होता क्या है, लॉ। तो ये सैच्यूट का मतलब कुछ नहीं, लॉ है। तो अलग अलग कौन से लॉ हैं, इस लॉ के कौन कौन से सब क्लॉज हैं, इसको आइडेंटिफाई करने में हमको एआई हेल्प करेगा। और जजमेंट की समरी बना देगा। कोई भी जज अगर जजमेंट दिया है तो उस जजमेंट की समरी बना दे, ताकि हम लोग पढ़ सके उसको। इसके लिए एग्जाम्पल देखो तो सुपेश, या फिर इसी को हम सारांश भी बोलते हैं। हिंदी वाले समझ गए होंगे, सारांश का मतलब होता है ना कंक्लूजन, समरी। कंक्लूजन नहीं, सारांश का मतलब होता है समरी, कि इस पूरे जजमेंट की समरी क्या थी। तो वो ये बना देगा। एग्जाम्पल देख लो कि सुपेश या सारांश, ये एआई टूल ही है, ठीक, जो जजमेंट को समराइज कर देगा। तो ये लीगल रिसर्च और डॉक्यूमेंटेशन में एआई हेल्प कर सकता है। तीसरा, मल्टीलिंगुअल ट्रांसलेशन, जैसे कि सुवास का हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक, जुडिशियरी यूज़ कर रही है ताकि ट्रांसलेशन किया जा सके। देखो, आज की दिक्कत ये है ना कि जुडिशियरी में मोस्टली प्रीसिडिंग्स हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश में होते हैं। बेचारा जो पिटिशनर है, जिसका केस है, उसको समझ ही में नहीं आ रहा है कि वकील और जज मिलकर क्या अंग्रेजी में बात करके चले गए, कौन सा क्लॉज बोल दिया जज, कौन सा सेक्शन लगा दिया वकील। मतलब उस इंसान को उसके केस के रिगार्डिंग एक पॉइंट भी उसके माथे में नहीं घुसा, तो उसको वो सेटिस्फेक्शन कहाँ से मिलेगा। तो इसलिए मल्टीलिंगुअल ट्रांसलेशन की बात की जा रही है कि जुडिशियरी में भी मल्टीलिंगुअल ट्रांसलेशन का फैसिलिटी हो, ताकि जो रीजनल लोकल लैंग्वेज है उसमें कार्रवाई हो सके और लोगों को भी समझ में आए कि आखिरकार ये जज और वकील मेरे बारे में मिलकर बात क्या कर रहा है, ठीक। और उसके लिए एग्जाम्पल देख लो, सुभाष, जो कि ट्रांसलेशन में हेल्प करेगा। तो ये तीन स्पेसिफिक पॉइंट, तीन एग्जाम्पल के साथ, ठीक, कि एआई जुडिशियरी में कैसे हेल्प कर सकता है। और जो जनरल पॉइंट तीन चार तुम्हारे माइंड में आए, सब हो जाएगा। ये तीन स्पेशलाइज्ड पॉइंट थे जो कि लिखेंगे ही लिखेंगे आंसर में एग्जाम्पल के साथ। अब देखो चैलेंजेस क्या क्या है। फायदे तो ऊपर देख लिए, चैलेंजेस क्या क्या है। तो सबसे पहला चैलेंजेस, एआई बायस्ड है। बायसनेस ऑफ एआई पे सवाल उठता है ना कि एआई सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। जिस देश ने इस एआई को बनाया है उस देश के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन इसमें लोडेड है, क्योंकि एआई कैसे कोई चीज़ प्रेजेंट करता है,
प्री जनरेटिव टेक्स्ट है एआई, मतलब पहले प्री लोडेड टेक्स्ट है वो ना एआई, मतलब पहले से उसमें इंफॉर्मेशन लोड कर दी गई है। अब जो भी लोड किया है वो सही लोड किया गलत लोड किया कौन जानता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जिस भी देश का एआई है ये उस देश के पॉइंट ऑफ व्यू, उस देश के फिलॉसफी को, उस देश के आइडियोलॉजी को शो कर केस करने की कोशिश करता है। तो ये तो बायसनेस हो गया ना कि आप अपनी आइडियोलॉजी काहे शो करा रहे हैं ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे। तो इसीलिए बायसनेस का आरोप लगता है कि एआई तो बायस्ड है और इंडिया के पास अपना इंडिजीनियस कोई ऐसा होलिस्टिक एआई अभी तक आया नहीं है, हम डेवलप कर रहे हैं। ठीक। दूसरा देखो, रिस्क ऑफ डाइल्यूशन ऑफ नेचुरल जस्टिस। जो हम नेचुरल जस्टिस की बात करते हैं वो डाइल्यूट हो जाएगा। मान लो एक चोर है, उसने 5 रुपए का एक कुरकुरे का पैकेट चोरी किया है क्योंकि उसने 4 दिन से खाना नहीं खाया था। क्या ये क्राइम है या नहीं है? नहीं है क्राइम, किसी एंगल से क्राइम नहीं है। भूख लगना उसकी बायोलॉजिकल नीड है, खाना उसका बेसिक राइट है। उसने उठाया 5 रुपए का कुरकुरे, चुराया, खा लिया। ये क्राइम उसने नहीं किया है क्योंकि 4 दिन से नहीं खाया था। नेचुरल जस्टिस ये कहता है। लेकिन एआई में हम लोड किए हुए हैं कि भैया जो भी चोरी करे उसको फांसी की सजा। तो बेचारा वो 5 रुपए का कुरकुरे खरीद के खाया था, 4 दिन से भूखा था, एआई तो उसको तुरंत फांसी पे लटका देगा क्योंकि एआई के अंदर इमोशंस तो है नहीं, वो नेचुरल जस्टिस को इंश्योर नहीं कर पाएगा। तो डाइल्यूशन ऑफ नेचुरल जस्टिस डाइल्यूट हो सकता है ज़्यादा अगर हम एआई पे डिपेंड हो रहे हैं तो। ठीक। आगे देखो, स्किल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है अभी भी एआई को लेकर। जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एआई को लेकर अभी भी लैकिंग करते हैं। टेक्निकल ग्लिचेस है यार, अभी ठीक से 5G नेट नहीं चल रहा है, नेट गायब हो जाता है, पेमेंट ऑनलाइन ठीक से नहीं हो रहा है। तो टेक्निकल ग्लिचेस तो इंडिया में अभी भर भर के हैं। सिक्योरिटी और प्राइवेसी कंसर्न आ जाएगा क्योंकि एआई में सबके केस के फाइल्स होंगे, तो कोई भी साइबर अटैक और अगर ब्रीच होता है तो प्राइवेसी, डाटा कॉम्प्रोमाइज़ होगा, पूरा जुडिशियल सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा अगर साइबर अटैक पड़ता है तो। ये सब चैलेंजेस हैं। जजेस कहीं बहुत ज़्यादा एआई पे डिपेंड ना हो जाएं कि हर चीज़ वो एआई से ही करवा रहे हैं, तो फिर अगेन नेचुरल जस्टिस डाइल्यूट होगा। और इंडिया में जो डिजिटल डिवाइड है वो भी एक चैलेंज है। ये चैलेंजेस है, इन चैलेंजेस का उल्टा करते जाओ तुमको वे फॉरवर्ड मिलेगा। बायसनेस ऑफ एआई का उल्टा क्या करेंगे, कैसे ठीक करेंगे? इंडिया को अपना इंडिजीनियस एआई का मॉडल बनाना होगा। नेचुरल जस्टिस डाइल्यूट हो रहा है तो हम इंश्योर करेंगे कि जजेस बहुत ज़्यादा एआई पे डिपेंडेंट ना हो। जजेस का जो जजमेंट हो, जजेस का जो डिक्री हो, जजेस का जो ऑर्डर हो, वो उनके अपने इंटेलिजेंस पे बेस्ड हो ताकि नेचुरल जस्टिस को हम इंश्योर कर सके। एआई का यूज़ हम एज ए एड में ले सकते हैं ताकि जुडिशियरी और ज़्यादा इन्हेंस हो। ठीक। स्किल्स को अच्छा करेंगे, टेक्निकल ग्लिचेस को ख़त्म करेंगे, सिक्योरिटी, प्राइवेसी और अटैक्स के लिए हम तैयार रहेंगे, डिजिटल डिवाइड को दूर करेंगे। ओवरऑल एआई का इस्तेमाल हम एज ए असिस्टेंट यूज़ कर सकते हैं, उस पर हम डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। जैसे कि जज को मान लो सुनवाई करनी है, फैसला देना है 302 पे, दफ़ा 302 पे, जजेस को 302 के सारे क्लॉज पढ़ने हैं, तो जजेस एआई को बोलेगा भाई एआई 302 के सारे प्रोविजंस निकाल, एआई निकाल के दे देगा। जजेस उस 302 के सारे प्रोविजन को पढ़ेगा, फिर अपने बेसिस पे फैसला सुना देगा, इस ताकि नेचुरल जस्टिस इंश्योर हो। ये होना चाहिए कि हमने एआई का मदद ले लिया, हम 302 के सारे प्रोविजंस देखने के लिए हमको पूरा वो आईपीसी, सीआरपीसी, अब तो बदल गया है, बीएनएस, ये सब खोल के नहीं देखना पड़ा। एआई सिंपली हमको एक्सट्रैक्ट करके 302 के सारे प्रोविजंस दे दिया। यहाँ तक एआई का इस्तेमाल ठीक है। लेकिन अगर हम एआई को ही बिठा दें कि 302 का सारा तुम प्रोविजन पढ़ के सुनाओ फैसला कि फांसी देना है कि नहीं, तब तो दिक्कत होगा, तब तो नेचुरल जस्टिस डाइल्यूट होगा ही, क्योंकि हम एआई पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। एआई को हम असिस्टेंट जरूर बना सकते हैं। और आज की जो पॉपुलेशन है ना, इंडिया की पॉपुलेशन, मतलब कल भी हम किसी के साथ डिस्कस कर रहे थे, हम आज़ाद 1947 में हुए थे, तब से लेकर हम आज़ादी जी रहे हैं। लेकिन अब जो टाइम आ रहा है ना, हम दोबारा, हमारी फ्रीडम छिन रही है, हम दोबारा वो किसी और के आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं। किसके आइडियोलॉजी पे? एक वर्चुअल रियलिटी की आइडियोलॉजी पे। और वो वर्चुअल रियलिटी तुम्हारा स्क्रीन है। तुम जो रील, तुम जो यूट्यूब, तुम यार इतना सोचो, तुम जो देखना चाह रहे हो तुम्हारा मोबाइल तुमको वही दिखा रहा है। इससे ज़्यादा क्या चाहते हो? तुम सोचो तुमसे टाइम पास तुम्हारा मोबाइल कैसे करवाता है। तुम जो देखते हो अगर मोबाइल वो ना दिखाए तब तो तुम्हारा टाइम थोड़ा बचेगा ना। लेकिन तुम जैसे यूट्यूब खोलोगे ना, तुम्हारे एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग तुम्हारे देखे हुए, मोस्ट देखे हुए शॉर्ट्स, वीडियोस वो सजेस्ट करता है। ठीक है। तो फ्रीडम बॉर्डर की और फिजिकल फ्रीडम नहीं होता है। एक फ्रीडम का एस्पेक्ट वो भी है, लेकिन एक फ्रीडम का दूसरा एस्पेक्ट है मेंटल फ्रीडम। और मेंटल लेवल पे हम वापस से गुलाम होते जा रहे हैं।
ठीक। तो हम इसलिए एक स्टेटमेंट बोले थे कि 1947 से लेकर अभी तक हम फिजिकल फ्रीडम तो एंजॉय कर रहे हैं, अभी तक हमारा मेंटल फ्रीडम भी था, लेकिन अब जो समय आ रहा है ये मेंटल फ्रीडम वापस से हमारा इफेक्ट होगा। इफेक्ट होगा क्या, हो चुका है। आज की जो अपकमिंग जनरेशन है वो पूरी ऑगमेंटेड वर्चुअल रियलिटी में जी रही है। अपकमिंग क्या, जो हमारे ओल्डर जनरेशन हैं वो भी जी रहे हैं यार। व्हाट्सएप पे क्या क्या मैसेज को वो लोग सच मान के फॉरवर्ड करते रहते हैं। तो उनको तो लगता है कि ये एआई पे कुछ भी दिखा रहा है, गूगल पे कुछ भी दिखा रहा है, तो ये तो ब्रह्मा का एकदम लिखा हुआ ब्रह्म ज्ञान है। लेकिन ऐसा है नहीं ना। गूगल एक प्लेटफॉर्म है, उस पर इंफॉर्मेशन अलग अलग वेंडर्स डालते हैं। इसका ये मतलब थोड़ी है कि गूगल उस इंफॉर्मेशन की पूरी गारंटी ले रहा है, नहीं, गूगल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये ठीक चैलेंजेस का उल्टा करोगे वे फॉरवर्ड बनेगा। अब करंट इनिशिएटिव देख लो, आज के टाइम पे कोर्ट्स में चल क्या क्या रहे हैं एआई के नाम पे। तो ई कोर्ट प्रोजेक्ट सेंटर चला रही है, इसका फेज 3 चल रहा है। अब ई कोर्ट प्रोजेक्ट में सेंटर क्या करेगी, कोर्ट को डेवलप करेगी, डिजिटल कोर्ट बनाएगी, इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट बनाएगी, एआई का इंटीग्रेशन करेगी। तो ई कोर्ट प्रोजेक्ट का फेज 3 चला रही है गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की एआई कमेटी एक बनी हुई है जो एआई का इथिकल यूज और कैसे जुडिशियरी में इसको हमको इनकॉर्पोरेट करना है, इस पर बात कर रही है। फिर से एक ESCR पोर्टल है, रिपोर्ट निकलती है। इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट की ये रिपोर्ट है, इसमें सारा जजमेंट वगैरह कंसाइज वे में होता है। तो ये करंट इनिशिएटिव है जो जुडिशियरी में रिगार्डिंग एआई चल रहे हैं। तो वो एक सवाल पूछ सकता है ना कि हाउ वी कैन लेवरेज द एआई टेक्नोलॉजी टू रिफॉर्म आवर ये जुडिशियल सिस्टम। तो इसमें हम ये पॉइंट्स बताएंगे कि एआई बेनिफिट कैसे करेगा। तो ये सब बेनिफिट करेगा। एआई से होने वाले चैलेंजेस क्या क्या होंगे, ये होंगे। इन चैलेंजेस का उल्टा कर दो, तुम्हारा वे फॉरवर्ड बन जाएगा। और करंट इनिशिएटिव कोर्ट अभी कर क्या क्या रही है एआई को लेकर, तो बताना कि सेंट्रल गवर्नमेंट ई कोर्ट प्रोजेक्ट चला रही है, फेज 3 में है वो। सुप्रीम कोर्ट की एआई कमेटी है कि हमको एआई को कैसे जुडिशियरी में इनकॉर्पोरेट करना है। और ESR रिपोर्ट एक निकलता है, ई सुप्रीम कोर्ट की एक रिपोर्ट निकलती है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सारे जजमेंट्स कंसाइज वे में होते हैं। बात खत्म। रोल ऑफ एआई इन जुडिशियरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मेंस में आने की प्रोबेबिलिटी इसकी बहुत हाई है। ठीक, ध्यान रखना। दूसरा टॉपिक देखो, प्रहार एंटी टेरर पॉलिसी। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक लाइन ही तुमको बताए थे कि इंडिया की फर्स्ट एंटी टेरर पॉलिसी आ गई है। अभी इसके बारे में डिटेलिंग नहीं आई है, डिटेल आएगी तो करा देंगे, इतना ही बोले थे। आज डिटेल आ गई है, जितना प्रहार के बारे में करना है देख लेते हैं। तो प्रहार जो है वो जीरो टॉलरेंस के बेसिस पे काम करता है कि टेररिज्म के खिलाफ हम बिल्कुल जीरो टॉलरेंट हैं, एकदम टॉलरेट नहीं करेंगे। तो ये तो तुमने सुना भी होगा कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है हमारी सरकार, तो वही जीरो टॉलरेंस वाली नीति है एंटी टेरर पॉलिसी प्रहार। अब इस प्रहार के 7 स्ट्रेटजी हैं, 7 पिलर्स हैं। प्रहार में कितने लेटर हैं, देखो 7 लेटर है ना, PRAHAAR। तो इन सब का एक एक फुल फॉर्म है। पी से क्या है, प्रिवेंशन टू सेफगार्ड सिटीजन्स एंड नेशनल इंटरेस्ट। हमको टेररिज्म से प्रिवेंट करना है ताकि हम अपने सिटीजन्स को सेफगार्ड कर सके और नेशनल इंटरेस्ट को सेफगार्ड कर सके। फिर आर से प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स हमको करना है, जैसा अटैक आया है वैसा रिस्पॉन्स करो। ए से एग्रीगेशन ऑफ नेशनल कैपेसिटीज थ्रू ए होल गवर्नमेंट अप्रोच। एग्रीगेशन मतलब एक साथ पूरे देश के कैपेसिटी को, पूरे देश के टेरर फोर्सेस को एक साथ कोऑर्डिनेशन में लाना है विथ ए गवर्नमेंट अप्रोच, ताकि हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव एंटी टेरर बॉडी हो पैन इंडिया लेवल पे, तुरंत कहीं भी कोऑर्डिनेट किया जा सके। तो एक साथ इकट्ठा लाना है। फिर से एच से ह्यूमन राइट्स और रूल ऑफ लॉ को नॉन निगोशिएबल फाउंडेशन मानना है। मतलब ह्यूमन राइट्स और रूल ऑफ लॉ तो कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता है, ये हमको इंश्योर सबसे पहले करना है। ठीक। और फिर देखो एट्यूनेशन ऑफ रेडिकलाइजेशन। ये एट्यूनेशन मतलब कुछ नहीं होता है, रिडक्शन होता है, रिड्यूस करना। ठीक, रिड्यूस को ही हम एट्यूनेशन भी बोलते हैं। अब यहाँ फुल फॉर्म में ए है इसलिए एट्यूनेशन यूज किया गया है। एट्यूनेशन ऑफ रेडिकलाइजेशन मतलब रेडिकलाइजेशन, जो माइंड को रेडिकलाइज करते हैं कुछ लोग, उसको रेडिकलाइजेशन को कम करना है। ये हमारा ए से अप्रोच हो जाएगा। अगला ऐसे अलाइनमेंट विथ ग्लोबल पार्टनर, मतलब इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करो। काउंटर टेररिज्म जो एक पॉइंट हम लिखते हैं। और लास्ट में आर, रिकवरी और रेजिलियंस पावर्ड बाय होल सोसाइटी रिस्पॉन्स, की रिकवर करो, रेजिलियंस बनाए रखो और ओवरऑल सोसाइटी का रिस्पॉन्स रखो। यही 7 पिलर हैं प्रहार के, और ये 7 पिलर रट लो। एक और क्वेश्चन मेंस का बता दे रहे हैं हम। इंडिया की ये फर्स्ट एंटी टेरर पॉलिसी और टेररिज्म, इन दोनों से लिंक करके ये पूछेगा। वो ऐसे घुमा के पूछेगा, इन रिसेंट फ्यू ईयर्स वी सी
राइज ऑफ टेररिज्म एट ग्लोबल लेवल, इंडिया में भी हुआ, ऑस्ट्रेलिया में भी उधर जूइश लोगों पे हमला हुआ था टेररिज्म का। ऐसे ग्लोबल लेवल पे टेररिज्म अटैक्स हुए हैं, इंडिया में भी हुए हैं। ये पहलगाम वाला जो हुआ है ना, तो जो फिर ऑपरेशन सिंदूर आगे जाकर हुआ। तो टेररिज्म हमेशा न्यूज़ में रहा है, हर साल वो पूछ रहा है टेररिज्म से। इस बार टेररिज्म और ये एंटी टेरर पॉलिसी लिंक करके पूछ सकता है इंटरनल सिक्योरिटी वाले सेक्शन GS3 में। तो उसमें ये 7 जो हम तुमको बताए हैं ना फ्लो चार्ट, इसको रट लो, चिपका के आओगे, ठीक। चलो तीसरा टॉपिक देखो, सुप्रीम कोर्ट बैन्स क्लास 8th NCERT बुक। अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्लास 8वीं की एक NCERT किताब को बैन कर दिया है। क्यों बैन किया है? क्योंकि इस 8वीं की NCERT किताब ने सुप्रीम कोर्ट के इमेज को, सुप्रीम कोर्ट के चरित्र को डिफेम करने का कोशिश किया है, क्योंकि इस किताब ने ऐसा दिखा दिया है कि सुप्रीम कोर्ट करप्ट है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम्हारा ये किताब बैन, ठीक। हालांकि कुछ ना कुछ कमी जरूर होगी, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जो वकील थे ना, जिसको सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हम बोलते हैं, वो उन्होंने एपोलॉजी भी की है कि ये किताब की गलती है, ये NCERT की तरफ से ये गलत हुआ है, तो इसको ठीक करने की बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि नहीं, इस किताब को बैन करो, तो वो बैन हो चुका है। और जितने भी कॉपी हैं इस क्लास 8th NCERT बुक के, उसका सीजर भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है। इससे ज़्यादा हमें इस टॉपिक में कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। बाकी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी, 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हम जानते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर हम जानते हैं, बात खत्म। चौथा देखो, चागोस आर्किपेलागो। चागोस आर्किपेलागो है कहाँ? चागोस आर्किपेलागो है कहाँ? देखो ये हमारा इंडिया, ये आसियान, ये चाइना, ये फिर इधर नीचे हम इधर आते हैं तो ऑस्ट्रेलिया, ये इंडो पैसिफिक रीजन, ये हमारा वेस्ट एशिया, ईरान कुवैत वाला, इधर नीचे अफ्रीका कराए हुए हैं ना, ये अफ्रीका, और यही बीच में इंडिया के ठीक नीचे श्रीलंका के नीचे है ये गोल वाला चागोस आर्किपेलागो। ये देखो ऐसे, इधर अफ्रीका, इधर वेस्ट एशिया, इधर ऑस्ट्रेलिया, इधर चाइना, ये आसियान, और ये बीच में ये छोटा सा जो है दिख रहा है, यही है चागोस आर्किपेलागो। कहाँ पे है? इंडियन ओशन में है। 500 किलोमीटर साउथ में है मालदीव्स के, ये ध्यान रखना। अब ये जो चागोस आर्किपेलागो है, ये 7 एटोल्स का ग्रुप है। जियोमॉर्फोलॉजी, ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं ना एटोल्स क्या होते हैं, तो ये 7 एटोल्स का ग्रुप है ये चागोस आर्किपेलागो, और इसमें 60 से ज़्यादा आइलैंड्स हैं, 60+ आइलैंड्स हैं, ये ध्यान रखना। आर्किपेलागो को हम ग्रुप ऑफ आइलैंड्स कहते ही हैं। सबसे पहली बार इस आइलैंड को कौन सेटल किया था? तो फ्रेंच, 18th सेंचुरी में। फिर 1814 में ट्रीटी ऑफ पेरिस होता है, और फ्रेंच ने ये चागोस आर्किपेलागो सीड कर दिया, मतलब दे दिया, किनको? यूके को दे दिया, क्योंकि फ्रेंच तो फिर हार गए थे ना वो कार्नेटिक वॉर्स में, और फ्रेंच वापस जा रहे थे, तो यूके का फिर डोमिनेंस इस रीजन में, इंडिया वाले रीजन में शुरू हो गया था। तो ये चागोस आर्किपेलागो 1814 में ट्रीटी ऑफ पेरिस के अकॉर्डिंग यूके को मिल गया। प्रीलिम्स फैक्ट पूछ सकता है। फिर 1965 में देखो, 1965 में यूके ने क्या किया? यूके ने मॉरिशस को दे दिया इंडिपेंडेंस, और इस मॉरिशस का ही पार्ट था चागोस आर्किपेलागो। इस मॉरिशस से चागोस आर्किपेलागो को अलग कर दिया, डिटैच कर दिया, और एक नया चीज बना दिया BIOT, मतलब ब्रिटिश इंडिया ओशन टेरिटरी। मतलब हमने क्या, ये ब्रिटेन ने क्या किया, इसको मॉरिशस से अलग करके क्या बना दिया? BIOT बना दिया। तो 1965 में ब्रिटेन ने मॉरिशस को अलग कर दिया और चागोस आर्किपेलागो को उससे अलग कर दिया। मॉरिशस को तो अलग इंडिपेंडेंट आज़ादी दे दिया, लेकिन चागोस आर्किपेलागो को डिटैच कर दिया उससे, और क्या बना दिया? BIOT, ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी बना दिया। मतलब इसको क्या बोलने लगा? BIOT बोलने लगा, मतलब ये ब्रिटिश का इंडियन ओशन में टेरिटरी है, सोचो। उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर यूके ने फोर्सफुली सारे चागोस के लोगों को हटा दिया वहाँ से। चागोस के जितने भी लोग रहते थे ना, वहाँ के जो इनहैबिटेंट्स थे, उनको यूके ने फोर्सफुली वहाँ से भगा दिया कि ये आइलैंड छोड़ो, और वहाँ पे मिलिट्री बेस बनाया US का। कौन से आइलैंड पे? डियागो ग्रेसिया आइलैंड पे। तो पूछेगा डियागो ग्रेसिया आइलैंड कहाँ लोकेटेड है? इंडियन ओशन में लोकेटेड है। डियागो ग्रेसिया आइलैंड किसका पार्ट है?
चागोस आर्किपेलागो का पार्ट है, क्योंकि देखो ना, तुमको हम बताएं चागोस आर्किपेलागो में 60 से ज़्यादा आइलैंड्स हैं। उसी में से एक आइलैंड है डियागो ग्रेसिया आइलैंड, जिसको यूके ने फोर्सफुली यहाँ के लोगों को हटाकर यहाँ पे बेस बनाया था, मिलिट्री बेस यूएस का। और डियागो ग्रेसिया आइलैंड चागोस आइलैंड का पार्ट है। यहाँ पे यूके और यूएस दोनों का मिलिट्री एयर नेवल बेस है। बहुत स्ट्रेटजिक लोकेशन है। देखो ना, चागोस आर्किपेलागो ये कितना स्ट्रेटजिक लोकेशन है। यहीं से मलक्का स्ट्रेट, इधर से ही साउथ चाइना सी, यही पूरा इंडो पैसिफिक चैनल, इधर से ही वेस्ट एशिया, तो बहुत स्ट्रेटजिक पॉइंट है ये। ठीक, लेकिन 2019 का वक्त आता है, फिर यहाँ तक की कहानी देख लिए। 2019 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये डिसीजन दे दिया कि ये ब्रिटेन का ये जो एक्शन था, चागोस आर्किपेलागो को अलग कर देना मॉरिशस से और वहाँ के लोगों को फोर्सफुली भगा देना और वहाँ पे मिलिट्री बेस बना लेना, ये सब इलीगल है। ठीक, 2019 में ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ऑर्डर दिया था। तो यही हमारी पूरी आज की कहानी थी। बाकी सारे टॉपिक रिपीटेड हैं, इसलिए हम किए नहीं हैं। तो 4 न्यूज़ थे। ठीक, चलो, टेक केयर।